मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज निफ्टी बहुत तगड़ा फॉल हुआ। और अगर मैं वन शॉट आंसर करूं क्या निफ्टी यहां से पैनिक फॉल करेगा, तो देखो चांसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। रीजन ये है कि यूएस ईरान की बातचीत अभी भी होती हुई नहीं दिखाई दी है। ईरान ने बातचीत ओमान से कर ली है और वो लोग यहाँ पे टैक्स लगाने वाले हैं। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे टैक्स लगाने वाले हैं। अब अगर ये टैक्स लगता है, यानी कि पैसेज पे से कोई पास होगा, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो लगता है तो क्रूड ऑयल पॉजिटिव होगा, और अगर क्रूड ऑयल पॉजिटिव रहता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से कल डाउ जोन्स भी फॉल हुआ, आज निफ्टी भी फॉल हुआ। ठीक है, अब निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,600 का, मंथली चार्ट पे बोल सकते हैं, मंथली वीकली चार्ट पे। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी जो है वो थोड़ा शार्प फॉल होगा और वापस 30,000 22,800 के आसपास टेस्ट करेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इसकी वजह से मार्केट में निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट मिड कैप जो स्मॉल कैप है उसमें से स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। हालांकि इंडेक्स पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, और देखो एक चीज और ध्यान से सुनना। एचडीएफसी बैंक 50 डे लो पे है, बट उसमें इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। यूएस में कोर्ट केस फाइल हुआ है एचडीएफसी के जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, उनके खिलाफ, इवन कंपनी के खिलाफ, और उसकी वजह से स्टॉक आज और तगड़ा फॉल हुआ। बात समझ में आ रही है? चलिए देखो, मैं स्क्रीन की तरफ ले जाता हूं, बट वीडियो को शेयर कर लेना, सेव कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा। मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं पंप एंड डंप स्टॉक के अंदर। और देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करा, मैं आपको बता रहा हूं कि इस कंपनी के अंदर फंडामेंटल जीरो है, स्टिल स्टॉक पागलों की तरफ भाग रहा है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं, आ जाइए। देखो, बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी यहां पे थोड़ा फोकस करना। देखो, निफ्टी की क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव है, 2490 पे आई है CAS की वजह से। मैं आपको मंथली चार्ट बता देता हूं। अगर निफ्टी का मंथली चार्ट यहां पे देखे, ये थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है। हालांकि ये जो वीक है मंडे, वो अभी भी बाकी है। अगर मंडे को रिकवर कर लेता है मार्केट तो मंथली क्लोजिंग काफी पॉजिटिव होगी, वरना क्या होगा, मार्केट में नेगेटिव क्लोजिंग होगी। अब ये मैं आपको क्यों बोला हूं कि निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नजदीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न है। ठीक है, एक पैटर्न है। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है, बट एक पैटर्न है। अगर वो रेंज ब्रेक करता है तो निफ्टी सीधा आएगा 22,000 के आसपास। बात समझ में आ रही है? तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी निफ्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। आई बात समझ में? तो यहां से वन शॉट निफ्टी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो ये पैनिक क्रिएट निफ्टी करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। हालांकि आई एम श्योर आज जो लोग ने निफ्टी में ट्रेड किया होगा, एक बहुत सिंपल सेटअप था जो मुझे मिला था। आई एम श्योर आप लोगों ने फोकस किया होगा। यहां पे आप देखोगे बहुत अच्छा डेलो ब्रेक हुआ निफ्टी ने। सी, ये फोकस करो चार्ट्स पे। यहाँ पे फॉल किया, पुल बैक फॉल किया, रीटेस्ट किया, एंड देन निफ्टी फॉल किया। तो इजी सेटअप था, अगर आप ट्रेड करता तो आपको मिल सकता था डेफिनेटली। उसके बाद निफ्टी थोड़ा पुल बैक किया, पुल बैक भी वही लेवल तक पुल बैक किया, एंड वापस निफ्टी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो निफ्टी में थोड़ी पैनिक है, और रीजन बहुत सारे हैं। रिलायंस भी फॉल हुआ, निफ्टी भी फॉल हुआ, एचडीएफसी बैंक और बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल भी नहीं है। रीजन ये है कि पब्लिक का पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा है। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो लोग, देखो आप लोग SIP करेंगे, लमसम करेंगे, वो लोग कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। ठीक है, आपका पैसा वो लोग पकड़ के तो बैठ नहीं सकते, तो इसकी वजह से स्मॉल एंड मिड कैप नहीं गिर रहे। ठीक है, निफ्टी इसकी वजह से गिर रहा है। बात समझ में आ रही? क्योंकि आपका पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा है, ना ही लार्ज कैप में। अगर आपका पैसा लार्ज कैप में जाता तो निफ्टी फॉल नहीं करता। ओके, चलिए। ओके, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। देखो, यहाँ पे ईरान ओमान एग्री हो चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का रेवेन्यू शेयर करने के लिए। हालांकि यूएस के बीच से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आई थिंक ये शॉर्ट आउट हो जाएगी, बट अगर ये बातचीत में रेवेन्यू आ जाता है, जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, तो क्रूड ऑयल के भाव आपको $70 के नीचे जाते हुए नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, आप देखोगे क्रूड ऑयल के मोमेंटम 2 दिन से पॉजिटिव आ रही है, और मैंने आपको बताया भी था कि भले टैरिफ वार ईरान यूएस छेड़ रहा है, इकोनॉमिक वार बोलते हैं ना, बट मार्केट में स्टील नीचे क्रूड ऑयल नहीं जाएगा, क्योंकि ये फाइनल वार हो चुकी है। ठीक है, तो आप देखोगे क्रूड ऑयल में काफ़ी अच्छा जंप आया है। अब क्रूड ऑयल क्या करेगा, ये कंसोलिडेटेड मोड में चला जाएगा। ठीक है, विच इज़ अराउंड 72 से लेके 100 to 408 के आसपास ये मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो रेंज बाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये एक छोटी सी रेंज यहाँ पे क्रूड ऑयल आपको जरूर दिखाई दे सकता है। सी, यहाँ पे ये रेंज के अंदर क्रूड ऑयल आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये रेंज में है, और इन्फ्लेशन बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और रेट हाइक आपको दिख सकता है मार्केट के अंदर।
ठीक है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव दिख रहा है और डाउ जोन्स भी कल फॉल किया था। ओके, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे देखो सी, देखो पूरा मिड कैप इंडेक्स फॉल किया है और देखो मॉलबी और डायग्नोस्टिक रिसेंटली आईपीओ लिस्टेड, किसी ने अगर एक दो दिन पहले एंट्री भी की होती तो आज 7% गिरा। ठीक है, दूध ट्रांसमिशन ये भी अभी रिसेंटली काफी भागा था, आज 4.5% गिरा। तो देखो रिसेंटली जितने आईपीओ होते हैं वो टेम्पररी पुल बैक करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ज्यादातर आईपीओ फंडामेंटल की वजह से पुल बैक नहीं करते, वो टेक्निकल की वजह से करते हैं। कोई ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में आ जाता है, बड़े प्लेयर्स एच एन आईज, तो स्टॉक इसकी वजह से लिस्टिंग के बाद एक दो दिन पॉजिटिव रहता है, बट उसको ज़्यादा सीरियसली मत लो क्योंकि ये टेम्पररी पॉजिटिव है। ये मैंने आपको बार बार वार्निंग देने की कोशिश की थी। ठीक है, तो अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें भाई एटलीस्ट लाइक कर देना, सपोर्ट के लिए कमेंट कर देना। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं एचडीएफसी बैंक कि सर ये 52 एक लो पे क्यों गया, क्या ये रिकवर कर सकता है? समझो बात को। देखो हुआ क्या है, एचडीएफसी बैंक सबसे अकेला बैंक है जो लार्ज कैप में 52 लो पे है। अब रीजन ये था कि एक बंदे ने, जो यूएस का है, मे बी शायद इन्वेस्टर होगा, उस बंदे ने यहाँ पे कोर्ट केस फाइल कर दिया एचडीएफसी बैंक पे और 45 करोड़ का फंड ट्रांसफर का एलिगेशन लगाया। अब हुआ क्या था कि उन्होंने ये बोला कि 45 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने पैसा वेस्ट किया है। ठीक है, और पैसे कहाँ पे दिए हैं? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने पैसे दिए हैं। ठीक है, और रीजन ये आ रहा है कि पैसे इसकी वजह से दिए हैं जो मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, कि भाई इनका जो बड़ा अकाउंट होता है ना, ठीक है, देखो बहुत सारे गवर्नमेंट्स होते हैं ना, उनका अकाउंट होता है बैंक के अंदर। ठीक है, वो डिपॉजिट की तरह रहता है, तो बैंक्स को डिपॉजिट चाहिए होती है। तो इन्होंने शायद पता नहीं धमकी दी होगी कि हम लोग अकाउंट दूसरे बैंक पे शिफ्ट कर देंगे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंस तरीके यहाँ पे इनको महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट को पैसे दे दिया 45 करोड़ का। ठीक है, ये इश्यूज है, ये लीगल नहीं है इंडिया में। ठीक है, कि भाई कोई भी बैंक एक गवर्नमेंट को पैसा दे एज अ मार्केटिंग एक्सपेंस कि भाई आप अकाउंट मेरे अंदर रखो। ठीक है, वो इनडायरेक्टली होता है। तो इसका बहुत बड़ा एलिगेशंस लगा, इसकी वजह से आप देखोगे आज ये स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया एचडीएफसी बैंक। हालांकि एलिगेशन सिर्फ 45 करोड़ का है, बड़ा नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि ये कोर्ट केस यूएस मार्केट के अंदर है। ठीक है, तो भाई अगर यूएस वाला बोले ना विसल ब्लोअर, तो अगर यूएस में लगता है तो डेफिनेटली पैनिक तो आएगा ही आएगा। इंडिया में होता तो कोई इशू नहीं होता, यूएस में आ रहा है। ठीक है, और इंडिया ज़्यादा स्पेसिफिक है कि भाई यूएस में क्यों आ रहा है। इसकी वजह से ये एचडीएफसी बैंक लगातार क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। और देखो बड़े प्लेयर्स ने यहीं से प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट की थी, देखो ये दिख रहा है, यहीं से बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया था। ये जैसे 800 का लेवल ब्रेक हुआ ना, पता चल गया था कि भाई बड़े प्लेयर्स एग्जिट हो चुके हैं। तो आप ये समझ के चलो डेफिनेटली 2 महीने के बाद डेटा आएगा कि कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर से एग्जिट हुआ है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के अंदर एग्जिट हुआ है और इसकी वजह से आप देखोगे काफी तगड़ा क्रैश आता हुआ दिखाई दिया एचडीएफसी बैंक के अंदर। क्लियर? अब देखो हालांकि एचडीएफसी बैंक ने डेफिनेटली आंसर दिया है कि ये जो इन लोगों ने एलिगेशंस लगाए वो टेम्पररी एलिगेशंस है, कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ऐसे एलिगेशंस जितने भी यूएस मार्केट वाले ने इन्वेस्ट किए हैं वो ऐसे फेक एलिगेशंस लगाते रहते हैं। जब स्टॉक कोई परफॉर्म नहीं करता, स्टॉक बॉटम पे होता है, तो ऐसे एलिगेशंस मिलते रहते हैं। नहीं तो इसमें सीरियस लेने की कोई बात है नहीं। ठीक है, तो इन शॉर्ट में एचडीएफसी बैंक ने ये पूरा नकार दिया है, बट एलिगेशंस लगे हैं, भले छोटे तो छोटे। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, समझो बात को। देखो बैंक में अभी कोई मोमेंटम है नहीं, कोई भी बहाना चाहिए बैंक को फॉल करने का, कोई भी बहाना चाहिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इसमें फ्री फॉल है। यस, फ्री फॉल है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो जब तक कि ये फ्री फॉल खत्म ना हो जाए ना, तब तक आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी में देखो कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझो बात को, बट ये फ्री फॉल है। और ऐसा फ्री फॉल इंडसइंड बैंक में हुआ था, बंधन बैंक में हुआ था, आरबीएल बैंक में हुआ था, और बाद में जल्दी रिकवर नहीं किए। ठीक है, जल्दी रिकवर नहीं किए। सो जल्दबाजी मत करो हर चीज में। इसमें एक सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक का, विच इज अराउंड 700 से लेके 670 का। अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा 500 की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये फ्री फॉल है, बी केयरफुल, थोड़ा देखो समझो बात को। ओके, इसके अलावा आइनेक्स इंडिया आज काफ़ी अच्छा भागा 13%। मैंने स्विंग ट्रेड किया था इसके अंदर, बेनिफिट हुआ थोड़ा बहुत, रिस्की था हालांकि, बट रीज़न क्या है? मोमेंटम का आज कोई रीज़न नहीं है। रिसेंटली इसके रिजल्ट्स आए थे, कंपनी की मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी कि वो ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे अच्छा वाला, तो इसकी वजह से आज स्टॉक में ये मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। ठीक है, एंड देखो मैं ये बिग बुल सीरीज में भी ऑलरेडी कवर कर चुका था, इंडस आइनेक्स इंडिया को बिग बुल में कवर कर चुका था। अगर आपने मेरी बिग बुल सीरीज नहीं देखी है, पता नहीं आप क्या देख रहे हैं।
तो इसके अंदर ऑलरेडी बिग बुल पैटर्न है, आप देखोगे बड़े प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पे हुई थी अप्रैल मई मंथ के अंदर, उसके बाद सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, और ये पुल बैक करता हुआ लगातार जा रहा है और लगातार ये 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिखाई गया है। ठीक है, सो ये प्योर बिग बुल पैटर्न है, बड़े प्लेयर्स हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसकी वजह से ये भाग रहा है और कोई रीजन नहीं है। ओके, ओके, अब ध्यान से सुना, देखो आज बॉम्बे बर्मा ये बहुत तगड़ा भागा। अब कंपनी टर्न अराउंड शायद कर सकती है, ध्यान से सुनना। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा था बॉम्बे वर्मा का, और ये जो केस था वो लैंड रीजिंग पे था, यानी कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड इनको दी हो गई और इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया था कि भाई आपको 4,600 करोड़ आपको देने हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये बहुत ज़्यादा तगड़ा चला, इश्यूज चले, बाद में अभी जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे सुप्रीम कोर्ट की वो टोटली खारिज कर दिए, यानी कि चांसेस है कि शायद 4,650 करोड़ या 55 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को देने नहीं पड़ेंगे बाय बैंक ऑफ बॉम्बे वर्मा। ठीक है, तो बॉम्बे वर्मा का जो सबसे बड़ा इशू था, ठीक है, आप बोल सकते लाइबिलिटीज 4,600 करोड़ की, वो ऑलमोस्ट खत्म होती हुई दिखाई दी। हालांकि देखो पूरी खत्म नहीं हुई है, ऑब्जर्वेशन जस्ट रिमूव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, बट चांसेस है खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से आज बॉम्बे बर्मा बहुत अच्छा भागा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है बॉम्बे बर्मा के अंदर, सी देखो ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, देखो फ्रॉम द टॉप से काफ़ी तगड़ा पिटा है, इसको कोई देख भी नहीं रहा था स्टॉक को। स्टॉक में नीचे यहाँ पे देखो सी बहुत अच्छा मोमेंटम गया था, नीचे एक बेस है 1300-1400 के आसपास का, इसका ब्रेकआउट है अराउंड 1800 के ऊपर, 1800 से 2000, अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेकआउट ना हो तब तक फोकस मत करो, जब ब्रेकआउट होने के बाद देख सकते हैं हम लोग, बट ये रेंज टूटनी चाहिए बॉम्बे बर्मा में, बाकी तो छोटे मोटे पुलबैक आएंगे, और ऐसे पुलबैक में सिर्फ लोग ट्रेड करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ लोग ट्रेड कर रहे हैं। ओके, लास्ट दो चीजें हैं। अब देखो मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहूंगा जिसका नाम है मुर्गेश ट्रेडिंग। अब देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं आपको सिर्फ इसकी वजह से बता रहा हूं क्योंकि स्टॉक में पंप एंड डंप हो रहा है। ठीक है, जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस करना सी, मुर्गेश ट्रेडिंग, देखो ये दिख रहा है, ये देखो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, अनबिलीवेबल मोमेंटम जा रही है, लगातार अनबिलीवेबल मोमेंटम आ रही है। अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताऊं ना, सी इसके फंडामेंटल्स देखो, पहले तो प्रमोटर का स्टेक देखो, प्रमोटर का स्टेक कितना है, 0%, 0.25%, इतना पंप हुआ ना स्टॉक कि प्रमोटर ने बेच दिया पहले से। ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ 100 जन है, सिर्फ 100 जन पूरी कंपनी के अंदर। ठीक है, मतलब बोलते हैं हम लोग जैसे इन्वेस्टर, पूरी ऑलमोस्ट जीरो है। अब कंपनी की बात करनी चाहिए इसके रिजल्ट्स की, तो देखो रिजल्ट्स देखो, कंपनी जीरो प्रॉफिट करी है लगातार, 2023 से लेकर 2026 जीरो प्रॉफिट है, जीरो रेवेन्यू है, बीच में थोड़ा सा रेवेन्यू आया था, मे बी कोई बकवास चीजें होगी, बाद में जीरो रेवेन्यू हो गया। अब ऐसी कंपनी में स्टॉक अगर लगातार पॉजिटिव जा रहा है, आपको क्यों लगता है ये पॉजिटिव होगा? ठीक है, तो ये पंप एंड डंप है, केयरफुल लेना, सर्किट आज ओपन हुई थी, बट ऐसा पंप एंड डंप में मैं खुद ट्रैप हुआ था 2016 में। ठीक है, मैंने सोचा था कि भाई 1% निकाल दूंगा, रिस्क होती है, टोटली रिस्क, टोटली पंप एंड डंप, सो बहुत केयरफुल लेना, ये मुझे आपको बताना था ताकि आपको पता चले कि जीरो प्रॉफिट, जीरो रेवेन्यू, जीरो प्रोमोटर स्टेक्स में भी ऐसी चीजें होती है। ठीक है, आप ट्रैप हो सकते हैं, सो बी केयरफुल, टोटली 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 केयरफुल। चलिए, हालांकि देखो आज प्रॉफिट बुकिंग हर जगह थी, टाटा पावर में भी थी, टाटा पावर में आप देखोगे कंपनी को बहुत तगड़े अपना अपना प्लान स्टार्ट हुआ 72 मेगावाट का। तो प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नया प्लांट स्टार्टअप हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक मोमेंटम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी स्टॉक मोमेंटम ही नहीं कर रहा, लार्ज कैप स्पेशली यही होते हैं कि मोमेंटम ही नहीं करते। ठीक है, तो आप देखो, मैं अब सिंपल बोल देता हूँ, आप घबराओ मत, चीज़ें पता है क्या होती है, टेम्पररी चीज़ें होती है। ठीक है, ये जब लार्ज के का टाइम आएगा ना, जब लार्ज के भागना स्टार्ट करेंगे ना, तब ये सभी पॉजिटिव होते हैं, तब तक तो ये सभी साइडवेज हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं, आपको लगता है कि सर मिड कैप लाइफ पे है, ये क्यों नहीं है? ठीक है, बट ये स्टॉक का टाइम ऐसा है, आप समझो 3 साल साइडवेज हो जाते हैं, 2-3 साल, उसके बाद मोमेंटम करते हैं, वापस 2-3 साल साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्न्स होती है, ज़्यादा घबराओ मत, जब बड़े प्लेस आएंगे तब ये पॉजिटिव जनरली हो जाते हैं। ठीक है, स्टील सेक्टर्स भी भागा था, एनएमडीसी स्टील, कोई रीज़न नहीं था, बट बेसिक मोमेंटम थी स्टॉक के अंदर।
स्टील सेक्टर्स में मोमेंटम इसकी वजह से कि भाई कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम जो नहीं आई थी वो अभी आती हुई दिखाई दी है, तो ये टेम्पररी मोमेंटम है। तो ज़्यादा हर चीज़ को सीरियसली मत लेना स्टॉक में, ठीक है। आपको अगर सीरियसली लेना है तो देखो मैं एक चार्ट पैटर्न बताता हूँ, यहाँ पे देखो सी, ये स्टॉक की चार्ट पैटर्न है। एज अ डिस्क्लेमर मैंने बीटीएसटी लिया था, प्रॉफिट बुक किया 5% का। आप देखोगे स्टॉक लगातार पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम थी, सपोर्ट लिया, मोमेंटम आई, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे देखो कितनी इतनी स्मूथ मोमेंटम में भी स्टॉक भाग रहा है, ठीक है, इतनी स्मूथ पैटर्न में भी स्टॉक भाग रहा है, सोचो, ठीक है। तो स्टॉक बहुत सारे होते, स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। आप अगर स्टडी करोगे तो समझ में आएगा कि कितनी अच्छी पैटर्न है। मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था कि जैसे यहाँ पे रेंज ब्रेक हुई, मैं स्टॉक के अंदर एंटर कर गया। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि स्टॉक की रेंज ब्रेक हुई, स्टॉक के अंदर एंटर करते हैं बड़े मोमेंटम के लिए, स्टॉक की रेंज ट्रेड हुई, एंटर करते हैं बड़े मोमेंटम के लिए, ठीक है। ये सीखना पड़ता है आप लोगों को कि भाई कैसे रेंज ब्रेक होती है, कौन सी रेंज होती है, ठीक है। तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सी कंपनी है। काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी, 5% सर्किट में गया था। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।